हेलो मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए, स्वागत है आपका अपन लोगों के सेल चैप्टर के नए पार्ट में, जिसमें हम लोग पिछली बार हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा था। इस बार हम लोग इंसानी रूप पे आ चुके हैं, प्ले रूप पे आ चुके हैं। तो अपन लोग प्ले में रहने पड़े, वो भी बहुत ही खत्म काम तमाम। चलिए शुरू करते हैं, फालतू की बकवास ना करते हुए, जस्ट फोकस ऑन आवर वर्क। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है वह हम देखने वाले हैं। चलिए, अब ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन होने से पहले ना बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब चेंजेस क्या होते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसके बाद क्या होगा, जैसे छोटे बच्चे के अंदर क्या होता है, पहले दूध के दांत होते हैं, उसके बाद दूध के दांत मिल्क टीथ जिनको हम लोग बोलते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं हमारे परमानेंट टीथ। वो टूट जाता है खुद ब खुद एक सर्टेन एज के बाद, और उसकी जगह कौन से टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं उसकी जगह। कौन से टीथ आएंगे, परमानेंट टीथ आते हैं उसकी जगह। ये ह्यूमन के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं। ये तो हो गए थोड़े बचकाने चेंजेस, बच्चे वाले चेंजेस। ये तो माइनर चेंजेस है हमारे, लेकिन जो मेजर चेंजेस ह्यूमंस के अंदर होते हैं, जिसके लिए वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल होता है, वो चेंजेस आते हैं 12 से 18 साल की उम्र के बीच, जिस उम्र को हम प्यूबर्टी बोलते हैं या एडोलेसेंस भी बोलते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है एक बार, अगर तुमने अपनी आंखें कानें खोल कर यह देखा हो। और ये चेंजेस ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़के में होंगे, ये लड़के लड़की दोनों दोनों के अंदर होते हैं। ठीक है, दोनों जेंडर के अंदर ही चेंजेस होते हैं। इस उम्र में 12 से 18 साल की उम्र में आपको यह चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इस उम्र को प्यूबर्टी एडोलेसेंस की उम्र बोलते हैं, जिसमें बच्चा ना जाने क्या क्या करता रहता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये लड़का लड़की दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये मैंने पहले भी बताया। अब देखो भाई, चेंजेस क्या होते हैं, ये सब जो चेंजेस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, ये सब लड़कियों के अंदर होते हैं। जैसे कि बालों का ग्रो हो जाना, प्यूबिक एरियाज पे, हाथों पे, बालों पे। ठीक है, मूछे, हल्की हल्की मूछे आ जाना, ब्रेस्ट्स का डेवलपमेंट हो जाना, डार्कनिंग ऑफ आर्म पेट्स, अंडर आर्म्स में हेयर्स वगैरह आना और वहां पर डार्कनिंग हो जाना। ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, मेंस्ट्रुएशन का होना। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा वो होता है भैया, प्रोसेस होता है बच्चा जी, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। क्योंकि हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर, हमारी मतलब लड़कियों के अंदर, गर्ल्स में, फीमेल्स के अंदर एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, यूट्रस में एक लेयर होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर फट जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो उस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो वो भी बट 12 से 18 साल की उम्र, 12 13 14 इस उम्र में स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी, जिसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एंडोमेट्रियम की लेयर टूट जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। कुछ दिन के लिए, 5 7 दिन के लिए ब्लड फ्लो रहता है। उसके बाद वो लेयर क्या करता है, रिपेयर करती है, खुद को रिपेयर करती रहेगी, रिपेयर करती रहेगी। फिर नेक्स्ट मंथ दोबारा से सेम प्रोसेस होगा, टूट जाएगी, ब्लड फ्लो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ दोबारा सेम प्रोसेस होगा। अब ये रुकेगा कब? ये प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस बेटा जब जब रुकता है, जब क्या होती है, वो रिप्रोडक्शन के फेज में आ जाती है। उस टाइम पे उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, मतलब वो लेयर नहीं टूटेगी। अगर वो रिप्रोडक्शन के फेज में आ गई तो वो लेयर नहीं टूटेगी, एंडोमेट्रियम की लेयर नहीं टूटेगी। यूट्रस होता है, देखो जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे मैं तुम्हें मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और अच्छे से बताऊंगी। अभी मैंने तुम्हें मोटा मोटा बट बताया। अब बॉयज के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसमें देखो, बस बस मतलब मैंने तुम्हें अब तक इतना बताया कि मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन एक ही मतलब होता है। इसका मतलब होता है जब महीने के कुछ दिन क्या होती है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, फीमेल के यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, वो टूट जाती है। उसके टूटने की वजह से उसमें ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। टूटेगी लेयर, ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो ब्लड फ्लो होता है, उसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अभी मैंने सिर्फ तुम्हें इतना बताया कि लेयर टूटी और ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया। हर महीने होता है ये। कब नहीं होगा, जब वो रिप्रोडक्शन के फेज में होगी, मतलब कि लाइक इन द केस जब वो प्रेग्नेंट होगी, तो उस टाइम पे ये नहीं होता। बस इतना याद रखो अभी के लिए। जब हम वो पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस टाइम पे हम लोग इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो बॉयज के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। सेम वही बालों का आ जाना होता है। जो पेनिस होता है, उसकी पेनिस की शेप का बढ़ जाना, और इसकी इरेक्ट शेप हो जाती है, मतलब थोड़ी इस टाइप की शेप हो जाती है, ऐसे ऐसी शेप हो जाती है थोड़ी। ठीक है, फिर हेयर का ग्रो हो जाना, चेस्ट पे हेयर का ग्रोथ हो जाना, मसल ग्रोथ हो जाना, मसल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। फिर तुमने देखा होगा कि आवाज आवाज भारी हो जाती है। ठीक है,
मेल्स के अंदर यहाँ पे एप्पल लाइक को वो स्ट्रक्चर नहीं होता था, तुमने देखा होगा। तो ये सब चेंजेस होते हैं। और दूसरा क्या होता है, मूछें वगैरह का आ जाना, बालों पे हेयर्स का आ जाना। बट ये जो चेंजेस होते हैं ना, होते सबके अंदर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके अंदर ये सेम हो। सेम इन द सेंस मतलब कि सबके अंदर ये एक साथ हो, एक ही उम्र पे हो। किसी के अंदर ये चेंजेस पहले आ जाते हैं उम्र में बहुत जल्दी, 12-13 साल की उम्र में, किसी के अंदर 15-16 साल 17 साल की उम्र में ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है सबके बॉडी टाइप पे, किसका बॉडी टाइप कैसा है। तो ये चेंजेस क्या होता है, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ही दोनों के अंदर, लड़का लड़की के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये चेंजेस एकदम से हो जाएंगे, कि भाई ऐसे चुटकी बजाए चेंजेस हो गए, ऐसे नहीं होते। महीनों सालों लग जाते हैं इन चेंजेस को हमारी बॉडी के अंदर होने में। मतलब ये मतलब पता नहीं कब से हो रहे होंगे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस, कि 12 से 18 साल की उम्र पे अपनी पीक लेवल पे पहुंचे और हमें दिखना शुरू हो गया। ये चेंजेस को महीनों या सालों लग जाते हैं, इस उम्र को, एडोलेसेंस की उम्र में महीनों सालों लग जाते हैं इन चेंजेस को होने में। ठीक है। अब ये जो जितने भी चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, बॉयज और गर्ल्स के अंदर, ये किसके इंडिकेशन होते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी के इंडिकेशन होते हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि अब ये जो लड़का है, ये जो लड़की है, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। ये सारे चेंजेस इस चीज का इंडिकेशन करते हैं। ठीक, बस ये होता है। मतलब कि अब जो ये लड़का है ये स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, लड़की एग प्रोड्यूस कर सकती है, और इनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन सकता है। जैसे हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि पोलन ग्रेन और एग के फर्टिलाइजेशन से, फ्यूजन से क्या बन रहा था, जाइगोट बन रहा। तो इसी तरह से बस यहाँ पे क्या हो गया, बस मेल के अंदर से देखो, फीमेल के अंदर तो एग ही आ रहा है यहाँ पे भी, बस मेल के अंदर से इसमें क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा। उन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन जाएगा। सेम होता है बस ये। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। बट अब इस सेक्सुअल मैच्योरेशन की जरूरत क्या है, मतलब इस रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है जायगोट बनाने की, क्या जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए है बेटा जी, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो आगे जो जनरेशन आनी होगी ना, मतलब कि धरती पे लोग पैदा नहीं होंगे। अब मान लो जो है कि कोई ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बिल्कुल बंद कर दिया जाए, इसके बंद करने से क्या होगा, आगे भाई बच्चे पैदा नहीं होंगे, कोई फर्दर जनरेशन नहीं होगी, जितने अब जो लोग हैं वो मर जाएंगे। मतलब अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाएगी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अर्थ पे ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इंसान नहीं होंगे रहने के लिए। ठीक है। तो ये, अब ये जो रिप्रोड, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए सेक्सुअल मैच्योरेशन की जरूरत होती है। तो देखो भगवान ने किस तरीके से हमारी बॉडी को डिजाइन किया है, कि हम अपने इस शरीर से और भी बॉडियां प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी बॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी इस बॉडी से, स्पेशली फॉर फीमेल्स। क्या किस तरीके से भगवान ने डिजाइन किया, मतलब देख पा रहे हो भगवान ने किस लेवल तक का सोच रखा है, कि वरना तो इंसान खत्म हो जाएंगे, और अगर इंसान खत्म हो गए तो फिर कर्मों का हिसाब किसका होगा, कर्मों का हिसाब भी तो होता है ना, वो किसका होगा, लाइफ तो खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर भगवान क्या करेगा बैठ के। तो देख रहे हो भगवान ने, ईश्वर ने हमारी बॉडी को किस तरीके से, उस सुप्रीम पावर ने, उस ग्रेट पावर ने, अल्लाह ने हमारी बॉडी को किस तरीके से डिजाइन किया है, आगे तक की सोच के रखी है, कि ये चीजें भी तो होनी चाहिए, तभी तो इंसान आएंगे, उनका पुनर्जन्म एक तरीके से जो बोलते हैं, इन द सेंस वॉट एवर इट इज। साइंस अपनी जगह है, ये चीजें अपनी जगह है, दोनों कोई की एक दूसरे को गलत प्रूफ नहीं कर सकता, दोनों फैक्चुअल में रियलिटी में होती है। सुप्रीम पावर भी होती है, साइंस भी होती है, कोई एक दूसरे को वो नहीं कर सकता कि नहीं ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब कुछ होता है इस हमारे अर्थ पे, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ भी हो, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक। चलो भाई ये तो चलता रहेगा, बातें किसी और दिन करेंगे इस टॉपिक पे चर्चा। ये देखो भैया, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, वरना फर्दर जनरेशन खत्म हो जाएगी। तो जनरेशन अगर अर्थ पे खत्म हो गई, फिर क्या था, फिर भगवान किसका हिसाब करेगा, किसके कर्मों का हिसाब करेगा, भगवान को कैसे, भगवान को भी तो काम चाहिए ना करने के लिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, हम लोग इंसान ही तो देंगे ना। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए क्या, जो पेड़ पौधों को चाहिए था, क्या, जर्म सेल्स, हमें भी जर्म सेल्स चाहिए। पेड़ पौधों में मेल में कौन सा जर्म सेल था, मेल में प्लांट्स के अंदर मेल जर्म सेल का नाम क्या था हमारा, नाम बताओ भैया हमको। अरे यार क्या होता रहता है आगे मेरे से भी, मेरे जीवन में भी कांड बहुत है। स्टेमन, मेल के अंदर क्या नाम था, स्टेमन। किसके अंदर, ये प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, प्लांट्स के अंदर मेल जर्म सेल का नाम क्या था, स्टेमन था, और फीमेल का नाम तो एग ही था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेल जर्म सेल का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल का तो एग ही है। ठीक है, प्लांट के अंदर मेल का नाम स्टेमन था और फीमेल का तो एग ही था। और इसके अंदर मेल के अंदर मतलब इंसानों के अंदर क्या है,
स्पर्म है, मेल का नाम, मेल जर्म सेल का नाम, और फीमेल जर्म सेल को हम लोग एग बोलते हैं। एक एनसीईआरटी की लाइन है, जरा ध्यान से देखें। Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissue begins to mature। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी ग्रोथ का मतलब होता है हाइट का बढ़ना, बॉडी का डेवलपमेंट होना, इन सब चीजों का हाइट बेसिकली इसके अंदर आता है। जैसे ही वो कम होना शुरू हो जाएगा, एक उम्र तक हाइट बढ़ती है, सारी उम्र तो हाइट नहीं बढ़ेगी ना। जब भैया एडोलेसेंस पीक पे पहुंच जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, हाइट की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाएगी, तो क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एक टाइम पे दो दो ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती, मतलब स्पीड से पॉसिबल नहीं हो पाती, जिस रफ्तार से मुझे उस रफ्तार से नहीं हो पाती। तो जब हमारे जैसे हाइट की ग्रोथ, मसल की ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ कम हो जाएगी बिल्कुल, या बंद हो जाएगी, उस टाइम पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ जो है बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं एनिमल की, एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, जानवर भी रिप्रोडक्शन करते हैं, किस चीज के लिए, ताकि वो भी अपनी फर्दर जनरेशन प्रोड्यूस कर सके। अगर मान लो धरती पे सारे जानवर खत्म हो गए, तो क्या होगा, तुम सोच सकते हो क्या होगा? खत्म, बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा भाई। अगर जानवर ही नहीं रहेंगे तो इंसान ही कैसे सरवाइव करेंगे? नहीं कर सकते हम लोग भी सरवाइव। ठीक है। तो उन्हें एनिमल्स क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। तो एनिमल्स को भी मेटिंग करने के लिए सेक्सुअल मैच्योरेशन चाहिए, मतलब कि मैच्योरिटी चाहिए, मतलब उन्हें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए वो करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, एनिमल्स को भी। अब इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तुम लोग ये डायग्राम देखो भाई, ऐसा डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ सिमिलर हो है, दे रखा है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला होता है पेनिस। पेनिस देखो, ढूंढो इसमें पेनिस का है, दिख रहा है कहीं पे? ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये पेनिस होता है, ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर। इसकी कौन सी शेप होती है? इसकी इरेक्ट शेप होती है। कौन सी शेप होती है इसकी? इसकी शेप होती है इरेक्ट। पेनिस की शेप होती है इरेक्ट, इरेक्ट शेप का होता है हमारा। ठीक, समझ आई? इरेक्ट शेप होती है इसकी, पेनिस की। अब ये होते हैं इरेक्ट शेप का। दूसरा होता है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम होता है थैले जैसे स्ट्रक्चर, जिस थैले के अंदर टेस्टीज प्रेजेंट होती है। अब तुम बोलोगे टेस्टीज क्या होती है भैया? अब टेस्टीज वो होती है जो कि स्पम्स रिलीज करेंगी, जो कि स्पम्स बनाती है। तो ये जो स्क्रोटम है, एक ऐसा थैला होता है भाई। स्क्रोटम क्या होगा? एक थैला होता है ऐसा, और उसके अंदर क्या होगी, मान लो इस तरह से टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी टेस्टीज होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इन टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, और ये क्या होता है हमारा? स्क्रोटम। स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अभी जो स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और इन टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। बट स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है ना, वो अगर मान लो हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए इतना ही टेम्परेचर चाहिए होता है, कम टेम्परेचर, हमारे सामान्य बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स को बनने के लिए। इस स्पर्म्स किसके अंदर बनते हैं? स्क्रोटम के अंदर, जो टेस्टीज है उसके अंदर बनते हैं। तो इसलिए टेस्टीज का जो स्क्रोटम है, उसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाता है। अब हमारी बॉडी खुद मैनेज कर लेगी। देखो भगवान ने कैसे कैसे हमारी बॉडी को, इंसानी बॉडी को बनाया है। तो जो मेल्स की बॉडी है वो खुद डिसाइड कर लेगी कि टेम्परेचर, अगर इंसान का मतलब ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो भाई एक काम करते हैं, स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना रख लेते हैं हम लोग? 34 डिग्री रख लेते हैं, या फिर 35 डिग्री रख लेते हैं, 34 या 35 रख लेते हैं स्क्रोटम का टेम्परेचर, ताकि उसके अंदर जो हमारी वो स्पम्स है वो अच्छे से बन सके। क्योंकि स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज है, और टेस्टीज से ही स्पम्स बनते हैं। तो हमें बनाने क्या है? स्पम्स बनाने। स्पम बनाना है तो कैसे बनेगा स्पम? स्क्रोटम के अंदर है टेस्टीज, टेस्टीज के अंदर है स्पम, बनेगा टेस्टीज से स्पम बनेगा। तो स्पम को बनाने के लिए हमें स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रखना पड़ेगा, मतलब कि 35 के आसपास रखना पड़ेगा। 35 डिग्री क्या 35 डिग्री के आसपास रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, टेम्परेचर अगर बॉडी का 37 है, तब 35 या 34 रखना पड़ेगा हमें। ठीक। अब देखो, अब जो हमारी टेस्टीज होती है वो हार्मोन निकालते हैं। टेस्टीज शब्द है तो उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, सिंपल सी बात याद रखो। और स्पर्म क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल लो, या फिर बोल लो मेल जर्म सेल बोल लो स्पर्म को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल जर्म सेल बोल लो स्पर्म को। तो ये हमारा वो होता है।
अब देखो भाई आगे स्पर्म की अगर मैं बात करूं, स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो स्पर्म क्या होता है, हमारा स्पर्म के बारे में बेसिक सी बात समझ लो। स्पर्म मेल जर्म सेल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्पर्म्स क्या होता है, इसमें पूंछ होती है, ठीक है। और वो जो पूंछ होती है स्पर्म, पता है स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ, देखो। ऐसा होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर, लाइक ऐसे होगा, ऐसे, और ऐसे कुछ कुछ इस टाइप का होगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ज्यादा हैरान मत होना, थोड़ा सा, थोड़ा क्या, तुम बिल्कुल हैरान मत होना। तो ये होता है। तो ये स्पर्म के अंदर टेल प्रेजेंट होती है। ये इस टेल का काम होता है इसका मूवमेंट कराना। जैसे मैंने कहा कि फीमेल अपनी जगह से नहीं हिलती, चाहे वो प्लांट का केस हो चाहे वो इंसानी केस हो, नहीं हिलेगी। तो इस पंप को तो टेली से क्यों चाहिए, पूछ चाहिए इसे मूवमेंट करने के लिए। ये टेली से चाहिए होती है मूवमेंट करने के लिए, ताकि ये मूव कर सके। तो ये होती है टेल, किस चीज के लिए चाहिए होती है, इसे मूवमेंट करने के लिए चाहिए होती है, ताकि ये मूव करके फीमेल की बॉडी तक जा सके। जब जब ये फीमेल की बॉडी में पहुंच जाएगा, तभी जाके तो ये रिप्रोडक्शन कर पाएगा ना, तभी जाके तो जायगोट बन पाएगा ना। वरना जायगोट कैसे बनेगा, तुम खुद सोचो, नहीं बन पाएगा ना। समझ आई। तो जो स्पर्म है उसमें टेल प्रेजेंट होती है ताकि उसका मूवमेंट हो सके। इसे स्पर्म को हम मेल जर्म सेल बोलते हैं। इसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है ताकि क्या कर सके, उसका मूवमेंट हो सके। स्पर्म के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि हमें पता है माइटो स्पर्म एक सेल ही तो है बॉडी का, सेल ही तो होता है, एग भी सेल होता है हमारी बॉडी का। तो जो इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसे। तो स्पर्म के अंदर भी वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो वो एनर्जी देता है स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म को बहुत दूरी कवर करनी पड़ती है, खूब ट्रेवल करना पड़ता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। फिर ये जो स्पर्म होता है ये क्या करेगा, फीमेल का जो एग है उसके साथ फ्यूज करता है। फीमेल जर्म सेल, फीमेल का जर्म सेल तो एग होता है, चाहे वो प्लांट के केस में चाहे ह्यूमंस के केस में हो। उसके साथ फ्यूज करके जायगोट की फॉर्मेशन करता है। फिर जायगोट से एम्ब्रियो बन जाता है बाद में जाके। और एक पॉइंट जो रह गया, बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं एक बारी में, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म होगा जो उस एग के साथ फ्यूज करेगा। देखो स्पर्म निकलेंगे लाखों करोड़ों में, लेकिन एग एक ही होता है। और इस एक एग के साथ एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाएगा, बाकी इतने सारे नहीं कर पाएंगे। करोड़ों स्पर्म चलते हैं निकल के एक बारी में, उसमें से बहुत सारे रास्ते में मर जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ किसी के साथ ठुक गए तब मर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं जो कि क्या करेंगे, इस सिंगल एग तक पहुंच पाएंगे। एक अकेला एग होता है, एक वो एग अकेला, और उसके लिए कितनी भीड़ जनता, मतलब अकेली लड़की के लिए कितनी जनता, कितने लड़के भटक रहे हैं भाई पागलों की तरह, लेकिन लड़की एक ही है। ये ऐसे समझ लो तुम। तो कितनी जनता भटक रही है इसके लिए, कितने लड़के पागल हो ही जा रहे हैं इसके पीछे। लेकिन ये शादी तो भाई एक से ही करेगी दुनिया भर से। यहाँ वो थोड़ी ना, मुगल एम्पायर थोड़ी ना खड़ी करनी है कि दुनिया भर की से शादी की निकाह कर लेगी। तो एक से ही करेगी। तो स्पर्म भी ऐसे दुनिया भर के आते हैं, बहुत सारे आएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म के साथ ये फ्यूज होके जाइगोट की फॉर्मेशन करेगी। सबके साथ नहीं करेगी, सिर्फ एक के साथ ही जाइगोट बनाएगी, और अपनी जगह से नहीं लेगी। डिमांड देख रहे हो, अपनी जगह से नहीं लेगी, फ्यूज भी एक के साथ ही करेगी, चाहे लाखों आए, चाहे करोड़ों आए, चाहे हजारों में आए, कितने ही आए, इसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे अरबों में आए। और जाइगोट भी एक के साथ ही फ्यूज होके बनाएगी, सबके साथ भी फ्यूज नहीं हो सकती। तो देख रहे हो स्पर्म को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। स्पर्म की स्ट्रगल की कहानी सुन रहे हो तुम। स्पर्म को मेल जर्म सेल बोलते हैं। स्पर्म के पूंछ होती है जो उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसे एनर्जी देते हैं ताकि उसे मूवमेंट में मदद मिले। फिर स्पर्म क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बना लेता है। और एक अंडे के साथ, एक एग के साथ एक स्पर्म ही फ्यूज कर सकता है, चाहे करोड़ों में लाखों में क्यों ना भीड़ आ जाए, लेकिन वो फ्यूज एक ही करेगा। समझ आई इतनी बात। तो ये था भैया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी, इसमें हमने सबसे पहले तो ऊपर सीखा कि हमारी जो बॉडी होती है बॉयज और गर्ल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। रिप्रोडक्शन करने के लिए बहुत से चेंजेस की जरूरत पड़ती है। वो चेंजेस को 12 से 18 साल की उम्र में होते हैं, जिसे हम एडोलेसेंस या प्यूबर्टी की एज हम लोग उसे बोलते हैं। उस उम्र में चेंजेस होते हैं। तो उस उम्र में चेंजेस तो तुमने पढ़ लिए क्या होते हैं। अब फिर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, जर्म सेल्स चाहिए होते हैं। जर्म सेल्स मेल के अंदर कौन से होते हैं, स्पर्म होते हैं, फीमेल के अंदर एग होते हैं। ठीक है। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हमने, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहला पार्ट पेनिस होता है। पेनिस क्या होता है, इरेक्ट शेप का होता है। पेनिस कैसा होता है, हमारी इरेक्ट शेप का होता है। तो जो पेनिस है उसमें क्या
पेनिस हमारा इरेक्ट शेप होता है, उसके अंदर फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। तो इसमें क्या थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। वो टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। उस टेम्परेचर को कम इसलिए रखा जाता है ताकि उसके अंदर, क्योंकि स्पम्स बोलते हैं कि हम कम टेम्परेचर पे बनेंगे, स्पम्स को कम टेम्परेचर पे बनाने की वजह से उसका टेम्परेचर कम रखा जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड मिसिंग है, बट स्लाइड इसलिए मिसिंग है, मैं सॉरी आई डोंट नो कैसे गलती हो गई, बट तुम समझो। देखो यहाँ पे इस फिगर को देखो, इस फिगर को मैं तुम्हारे लिए जूम कर देती हूँ। यहाँ पे तुम देखो, देखो अब ध्यान से सुनना है ना भाई, बेटा ध्यान से सुनना। थोड़ा सा पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई नोट्स में, चलो अब लेकिन कोई बात नहीं, हम समझेंगे। ये हमारा क्या होता है, हमारे ये पेनिस है, मेंशन हो रहा है ना पेनिस है, ये हमारा पेनिस वाला पार्ट है। यूरिथ्रा, तुम कहोगे यूरिथ्रा तो कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, कहाँ पढ़ा था? किडनी में पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिथ्रा पढ़ा था। क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ना हमारा, ये जो हमारा मेल के अंदर का जो मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड है आपस में, सब जुड़ा हुआ होता है। अब क्या है, हमारे जो स्पम्स हैं वो कहाँ पे बनेगी? जो स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज है, इस टेस्टीज के अंदर स्पम्स बने। पर ये तो नहीं कि स्पम्स यहीं पे रहेंगे, यहाँ तो नहीं रहने वाले स्पम्स। तो स्पर्म्स क्या करते हैं, इस एपिडिडाइमस के अंदर, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें एपिडिडाइमस, इस यहाँ से क्या करेंगे, मूव करेंगे एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस से फिर वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, इधर से ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। यहाँ पे पहुंचते ही सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड होती है, दो चीजें मिलेंगी। ये दोनों बोलेंगे, इस स्पर्म से पूछेंगे अरे भैया किधर चले, तो स्पर्म बोलेगा जा रहा हूँ घूमने, आज तो लंबा। तो ये बोलेंगे काम करो, सामान वामान लेके चलो, क्या पता कितना टाइम लग जाए। तो ये दोनों क्या कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड फ्लूइड फ्लूइड क्या करते हैं, स्पर्म को पकड़ा देंगे कि लो तुम ये ले लो। और वो जो फ्लूइड होता है वो स्पर्म की ग्रोथ में, मैचुरेशन में, डेवलपमेंट में उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ताकि वो इतना लंबे सफर पर जा रहा है तो जा सके, मजबूत रह सके। तो इसने स्पर्म ने क्या करा, चलो ठीक है भाई न्यूट्रिशन मिलेगा इससे, मुझे एक काम करता हूँ इसे ले ही लेता हूँ। तो वो क्या करता है, ये दोनों जो से सामान देती है खाने पीने का, वो सामान ले लेता है स्पर्म। अब स्पर्म टेस्टिस से निकला था, ऐसे ऐसे यहाँ पे एपिडिडाइमस पे गया, एपिडिडाइमस से फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे इसमें सेमिनल वेसिकल ने इसे खाने पीने का दिया, इसने ले लिया, प्रोस्टेट ने खाने पीने का दिया, इसने ले लिया। स्पर्म हमारा पहुंच गया यहाँ पे, ये है यूरिथ्रा। पर तुम तो बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि यूरिथ्रा जो होता है उससे यूरिन निकलता है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लेडर आ गया, यूरिनरी ब्लेडर आ गया, तो यहाँ से तो यूरिन निकलना चाहिए। तो तुम देख रही हो यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन निकलेगा, तो ये दोनों आपस में एक जगह मिल रहे हैं जाके। तो इसका मतलब जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, मतलब स्पर्म भी यहीं से निकलेगा और यूरिन भी यहीं से निकलेगा मेल्स के केस में, ऐसा होता है। समझ आया? तो मैं भी तो सोचू कुछ तो मिसिंग था, ये पार्ट मिसिंग था उसमें। क्या होता है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर स्पर्म बनते हैं। स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म को कम टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए, इसलिए। ठीक है, तो स्पर्म चलेगा, चलने के बाद स्पर्म कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा सेमिनल वेसिकल पे, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड पे। सेमिनल वेसिकल बोलेगा ले थोड़ा सा खाने पीने का सामान ले ले, प्रोस्टेट भी बोलेगा ले तू भी ले ले, वो खाने पीने का ले लेगा ताकि उसे ताकत मिलती रहे अपने सफर के लिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लेडर हो गया, ब्लेडर कौन सा, मतलब यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है, वो अपना यूरिन निकालता रहता है। यूरिन क्या होता है पता तो है, यूरिन बॉडी का जो लिक्विड वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, उसे यूरिन बोलते हैं। तो यहाँ से यूरिन मतलब कि पेशाब जिसे बोलते हैं, तो यहाँ से यूरिन आता है, यहाँ से स्पर्म आता है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद यूरिथ्रा के थ्रू ये निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे बॉडी से बाहर, मेल की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसी मतलब कि ऐसा नहीं होता कि यूरिन में स्पर्म निकले, ऐसा नहीं होता। यूरिन अलग निकलता है और स्पर्म अलग निकलता है, ऐसा होता है, लेकिन इनका रास्ता एक ही होता है दोनों का। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनका दोनों का रास्ता एक ही होता है, निकलते पड़े ये अलग अलग हो, लेकिन इनका रास्ता एक ही होता है, एंडिंग पॉइंट, बाहर निकलने का एंडिंग पॉइंट इनका एक ही होता है। समझ आई इतनी बात? तो ये जो यूरिथ्रा है, मतलब कि यूरिथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन
एंड स्पम्स। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लैडर है वो कनेक्टेड होता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। समझ आई? इतनी बात समझ आ गई? तो बस भैया ये बताना था, ये हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। पढ़ लिया हमने। मैं भी तो कहूँ क्या मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। फिर हमने स्पम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, बढ़िया तरीके से। स्पम पढ़ लिया ना, पूंछ बूछ के बारे में, कहाँ से उसकी पूंछ का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है उसके अंदर, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखना। ठीक है, फिर एक स्पम एक अंडे के साथ ही फ्यूज करता है। देखा स्पम दुनिया भर के लड़की एक लड़की के पीछे कैसे पागल है। और स्पम क्या होता है? स्पम होता है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल बोलते हैं स्पम को। इतनी बात समझ में आई? तो ये था बेटा जी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल करेंगे और बाकी पूरा जितना भी बच गया चैप्टर अब वो निपटा देंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बढ़िया तरीके से पढ़ो। चाहे एनडीए के लिए पढ़ लो तब भी काम आएगा, एनसीईआरटी बोर्ड के लिए पढ़ लो तब भी काम आएगा। दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही चल रहा है। कुछ भी जानना हो किसी भी टाइम यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टा।